अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अज़ीज़ मन नॉवेल का पार्ट सेकंड। होप सो आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा। तो बगैर देर किए हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने, ऊपर ब्लैक रंग की ही अजरक कंधों पर फैलाए, चेहरे पर सख्त सुराख सजाए, शहद रंग आंखों में संजीदगी लिए वो अपनी BMW गाड़ी से बाहर निकला था और अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। लाउंज में दाखिल होते वो अभी अपने कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाता जब इसे किचन में से खटपट की आवाज़ सुनाई दी थी कि मीर हादी के कदम रुके थे, माथे पर बल पड़े थे। नज़रें भी साख्ता किचन की जानिब उठी थीं जिसकी लाइट्स ऑन थीं। मीर हादी ने माथे पर शिकने डाले, हाथ में बंधी हुई रिस्ट वॉच आंखों के सामने की, जहां रात के 12 बज गए थे। आज वो अपने सियासी कामों में उलझा हुआ था कि दोपहर का गया अब घर लौटा था। टाइम देखते वो ऊपर जाने का इरादा तय करते किचन की जानिब कदम बढ़ा गया था। अभी वो किचन में दाखिल होता जब सामने का मंजर देखते इसके कदम किचन के दरवाजे पर ही रुके थे। आंखों में हैरानगी उभरी, चेहरे पर उलझन धर आई थी। मीर हादी एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर फ्रीज होकर रह गया था। सामने ही वो अपने दुपट्टे को एक कंधे पर डालकर इसे कमर पर लाकर बांधे, कंधे से नीचे तक आते स्ट्रेट ब्राउन बालों को खुला छोड़े अपना रुख चूल्हे की जानिब किए अपने लिए नूडल्स बनाने में मसरूफ़ थी कि मीर हादी अपने सामने मानम को देखता एक लम्हे के लिए ठहर सा गया था। दिल के किसी हिस्से में कोई तासुर उभरा था, जैसे जिसे वो समझने के बावजूद कोई नाम नहीं दे पाता था। कुछ लम्हे वो इसे देखता रहा और फिर मीर हादी के चेहरे के तासुरात एकदम से बदले थे। शहद रंग आंखों में सुर्ख डोरे नमूदार हुए थे, लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए इसने हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से बंद किया था। व्हाट द हेल, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? सख्त सर्द आवाज़ गूंजी थी कि नूडल्स में चम्मच चलाती मानम अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनते अपनी जगह से उछली थी कि नूडल्स का पानी उछलने की वजह से इसके हाथ पर गिरा था। मुंह से सिसकी बेसाख्ता निकली थी, आंखों में खौफ उभरा था। इसने झटके से रुख मोड़ते हुए अपने चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए। मीर हादी को देखते मानम को 440 वोल्ट का झटका लगा था, आंखों में खौफ उभरा था, चेहरा सफ़ेद पड़ा था। लाला आप यहाँ? खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते इसने आंखों में खौफ लिए मीर हादी की जानिब देखते हुए कहा था कि वो जो इसे सख्त निगाहों से देख रहा था। अचानक से नज़रें इसके हाथ पर पड़ी थीं, जहाँ पर गर्म पानी के छींटे पड़ने की वजह से जिल्द सुर्ख हो गई थी। यहाँ क्या हुआ है? बेसाख्ता पूछते वो इसकी जानिब बढ़ा था जब मानम जल्दी से 2 कदम पीछे हटी थी कि मीर हादी अपने कदम वहीं रोक गया था। जबड़े को सख्ती से भींचते इसने खुद को इसकी जानिब बढ़ने से रोका था। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती दर आई थी। कुछ नहीं हुआ लाला, आपको कुछ चाहिए? मुंह से अल्फाज बरामद हुए थे कि वो खुद हैरान थी। हाथ को दुपट्टे के हाले में छुपाना चाहा था कि दुपट्टे को कमर पर बंधे देख कर इसे हैरत का झटका लगा था। चेहरे पर रुहासे तासुरात उभरे थे, लबों को मरोड़ते इसने रुहासे होते मीर हादी की जानिब एक नज़र देखते जल्दी से बौखलाते दुपट्टे को खोलते सर पर लिया था कि मीर हादी की सख्त संजीदा नज़रें इसके हर अंदाज पर जमी हुई थीं। खाना लगाओ टेबल पर, भारी सख्त आवाज़ गूंजी थी कि मानम की आंखें आखिरी हद तक फटी थीं, चेहरे पर हैरत अंगेज तासुरात उभरे थे। जी मैं। ब्राउन आंखों को फैलाए अपनी जानिब उंगली करते मीर हादी को देखते जैसे तस्दीक चाहिए थी कि मीर हादी के माथे पर बल पड़े थे। दोनों हाथों को सीने पर बांधे इसने सख्त नज़रों से मानम की जानिब देखा था। तुम्हें यहाँ कोई तीसरा नज़र आ रहा है? अंदाज में तंज था, चेहरे पर संजीदगी थी। मानम ने फ़ौरन से ज़ोरों शोर के साथ नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर तुम्हें ही कहा होगा ना कि खाना लगाओ मेरे लिए। मानम के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था, चेहरे पर रुहासे तासुरात उभरे थे। हाथों की उंगलियों को मरोड़ते उसने अपने आप को शेर के शिकंजे में खुद को कैद समझा था। कितने मज़े से अपने लिए वो यहाँ नूडल्स बनाने आई थी, लेकिन इसे क्या पता था कि नीचे इसे इस खड़ू सकड़ू शख्स देखने को मिलेगा जिससे वो बुरी तरह कतराती थी। जी जल्दी से कहते इसने अपने कपकपाते हाथों से इसके लिए खाना निकालकर टेबल पर रखा था और जल्दी से सब कुछ वहीं पर छोड़ती अभी वो वहाँ से भागती जब मीर हादी की आवाज़ आने पर ने इसके कदम जकड़े थे। तुम्हारे पेपर कब शुरू हो रहे हैं? बिना इसे देखे मसरूफ़ से अंदाज में कहते निवाला मुंह में डाला था। जी लाला, अगले हफ्ते से। किचन के दरवाजे पर खड़े होते इसने जल्दी से जवाब देते जैसे भागने के दर पर थी। ठीक है, गार्ड साथ लेकर जाओगी तुम, और आइंदा तुम मुझे इस तरह आधी रात को नज़र ना आओ। अब जाओ यहाँ से। पता नहीं इसने
पता नहीं इसने मुकाबिल की बातें सुनी थी भी या नहीं, लेकिन इसके कहने पर वो बिना अपने बनाए हुए नूडल्स लिए वहाँ से 9-11 हुई थी कि पीछे मीर हादी इसके अंदाज पर सर झटक कर रह गया और फिर खुद भी 2-4 निवाले और खाता, बाकी के बर्तन खुद ही समेटता वहाँ से निकलता अपने रूम की जानिब भर गया था। अजीब बदतमीज़, उसे नूडल्स तो खाने देता। इनाया दीदा, प्लीज़ हमें भी साथ ले जाएं। वो इसके कमरे में मौजूद इसकी मिन्नतें करने पर तुली हुई थी। साथ ही इसके मिन्हा बैठी हुई थी, जिसे वो ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आई थी, जबकि अरूश गार्ड्स के साथ अपने काम पर गई हुई थी। मानम की बात पर इनाया ने इसे हल्का सा घूर कर देखा था कि मानम ने चेहरे पर मासूमियत सजाए आंखें पटपटाते इसकी जानिब देखा। तुम लोगों का क्या जाना है? बाबा जान की बीवी को पता लग गया तो इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना। पाँव में जॉगर के तस्मे बांधती वो संजीदगी से बोली थी कि इन दोनों ने अपनी मुस्कुराहट होठों के किनारों पर रोकी थी। नहीं नाया दीदा, आई स्वेयर हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम घुड़सवारी पर आपके साथ गए हैं। प्लीज़ मैंने आपको घुड़सवारी करते देखना है, और मीना ने भी ले जाए ना हमें अपने साथ। मानव ने एक्साइटेड होते इल्तिजाइया अंदाज में मिन्नतें करते फिर से कहा था। जब से इसे पता लगा था कि इनाया फार्म हाउस जा रही है, वो तब से ही इसके सर पर इसके सर पर सवार इसकी मिन्नतें कर रही थी कि इसे भी इनाया को घुड़सवारी करते देखना है, वो अपने साथ इसे भी ले जाए। जी जी ले जाएं आप, जी ले जाएं आपको अपने इनकी कसम। कब से खामोश खड़ी मिन्हा ने चेहरे पर संजीदगी सजाए मानी खेजी से कहा था कि इनाया ने सर उठाकर इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। मिन्हा ने लब दबाए मुस्कुराहट जब्त की थी, और वहीं पर मानम ने नासमझी से इन दोनों की जानिब देखा था। मिन्हा जान, आप कुछ ज़्यादा नहीं आजकल हवाओं में उड़ रही हैं। अपनी जगह से खड़े होते वो मीना के सामने आते आईब्रो उठाते हुए बोली थी। हालांकि किसी के आने की खुशी में आपका हवाओं में उड़ना बनता था, लेकिन खैर हमें क्या पता, दिल शायद आपका हवाओं में ही हो। और मैं इसलिए उड़ रही हूँ कि मेरे लाला आए हुए हैं, यूनो ना, अर्शमान लाला। खूबसूरत सफ़ेद चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट सजाए सुरमई आंखों में भी थोड़ी सी शरारत लिए वो इनाया को आंख बिंद करते बोली थी कि इसकी बात पर इनाया को अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ था। चेहरे पर मसनूई सा तासुरात सजाए इसने मसनूई घूरी से मिन्हा को नवाजा था, जो वाकई ही अपने लाला के आने पर इनाया को कुछ ज़्यादा ही तंग करने लग गई थी। वहीं पर मानम चेहरे पर नासमझी के तासुरात सजाए बारी बारी इन दोनों को देखते इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, जो इसके सर के ऊपर से जा रही थीं। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बता दें। और मिन्हा दीदा, आप अर्श लाला के आने की वजह से इतना खुश हैं? आपको पता है अजमीर लाला भी अमेरिका से लौटने वाले हैं, मुझे मुझे अरूश दीदा ने बताया था। और मिन्हा के पाँव तले से ज़मीन निकली, इसे लगा इसने कुछ गलत सुन लिया हो। अजमीर वापस आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे वापस आ सकता है? चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा, सांस सीने में अटका, आंखों में खौफ उभरा। जर्द पड़ते चेहरे के साथ इसने बेजान होते बिना पलक झपकाए मानव की जानिब देखा। कौन वापस आ रहा है? इसे लगा शायद इसे सुनने में गलती हुई होगी। वो वापस नहीं आ सकता। दिल धक धक करता बाहर निकलने को बेताब हुआ। पूरा बदन मानव के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनने को बेचैन हुआ। गुलाबी लब खुश्क पड़े थे। अजमीर लाला। तो मीना को लगा इस कमरे में इसका दम घुटने लगा हो। वो वापस आ रहा था। फिर से इसकी ज़िंदगी में वापस आ रहा था। ये वो अल्फाज थे जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा कैसे कहाँ मुमकिन है जो हम सोचें वही हो। मीना को चारों जानिब अंधेरा सा जाता हुआ महसूस हुआ। दिल की धड़कनें हद दर्जा सुस्त पड़ी, आंखों में खौफ उभरा। चेहरे की रंगत गुलाबी से सफ़ेद पड़ गई थी। माथे पर हल्के हल्के शबनम के कतरे दर आए थे। मीना जान, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? इनाया की नज़रें बेसाख्ता मिन्हा पर उठी थीं, और इसके चेहरे के बदलते रंगों को देखते इनाया चौंकी थी। अपना हाथ इसके कंधे पर रखते इसने परेशानी और फिक्रमंदी से पूछा था कि मिन्हा, जो अपनी जगह जामिद और साकित खड़ी थी, अनाया की बात पर एकदम से डरी थी। पूरा बदन कपकपाया था। आंखों में खौफ लिए इसने अनाया की जानिब देखा। जी मैं ठीक हूँ, मुझे याद आया, यूनी का कुछ काम है, मुझे वो करना है, आप लोग जाएं। इसने खुद को ये कहते सुना, और बिना इन दोनों पर एक भी निगाह डाले वो तेज़ तेज़ कदम उठाती जल्दी से इस रूम से बाहर निकलती अपने रूम की जानिब बढ़ी थी, जबकि पीछे वो दोनों हका बका सी से देखती ही रह गई थी। अपने रूम में आते इसने रूम का दरवाज़ा लॉक करते इसके साथ ही टेक लगा ली थी, और नीचे बैठती चली गई थी। आंख से एक आंसू निकला था और गाल पर बहा था, और फिर देखते ही देखते इसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहने लगे, जबकि वजूद अपनी जगह साकत था। वो वापस कैसे आ सकते हैं? इसे खौफ महसूस हो रहा था। रब के बंदे से खौफ महसूस हो रहा था। क्या लोगों से खौफ महसूस
करना आसान है अगर लोगों से है, तो फिर इंसान रब से खौफ महसूस क्यों नहीं करता? क्यों वो दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं कि रब का खौफ इन्हें भूल सा गया है और लोगों का खौफ दिल में बसाए बैठे हैं। दुनिया की रंगीनियों में खोए लोग रब के बंदों का खौफ दिल में लिए रब के खौफ से बेनियाज बैठे हैं। मीना ने सीने पर हाथ रखते इसने सुस्त पड़ती धड़कनों को सहलाया था। खौफ से सांसें तेज हुई थीं। माथे पर चमकते शबनम के कतरे कपकपाते हाथ से साफ करते वो बेजान से वजूद के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। या अल्लाह, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, नफरत है मुझे इनसे। वो वापस ना आए प्लीज़। सर घुटनों में दिए दोनों हाथों को इसने अपने दाएं बाएं बांधते मुंह घुटनों में छुपाया था। आंखों से आंसू ज़ारों कतार बहते हुए जज्ब हो रहे थे। सर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हो रही थीं। दिल की किसी कोने में बेचैनी सी उभरी थी। या अल्लाह, इसने सर उठाकर बेख्तियार अल्लाह ताला को पुकारा था, जब अचानक से, बहुत अचानक से इसकी निगाह अपने कमरे की एक मखसूस जगह पर रखे हुए कुरान पाक पर पड़ी कि वो अपनी जगह पर ठहर सी गई। आंसू एक लम्हे के लिए रुके थे। धुंधली आंखों के साथ इसने साकत होते कुरान पाक की जानिब देखा। और हम इंसान जब मुश्किल हालात में होते हैं, किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो मदद लेने किसी दूसरे शख्स के पास क्यों जाते हैं? क्या हमें हमारे घर रखा हुआ कुरान पाक नज़र नहीं आता? क्या हमें हमारे घर में पड़ा हुआ जाए नमाज नज़र नहीं आता? क्या हमें मस्जिद का रास्ता नहीं मिलता? और बेशक हर परेशानी का हल अल्लाह ताला के सामने झुकना, इससे मदद मांगना ही है। तो इंसान क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाता है? क्यों दिल के सुकून के लिए गलत रास्ते चुनता है? जबकि दिल के सुकून के लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक बनाया है, जिसमें अल्लाह ताला हर मसले का हल लिखा है, जिसे पढ़ते इंसान को इस कदर सुकून मिलता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। बेख्तियार मीना अपनी जगह से उठी थी और वॉशरूम में जा बंद हुई थी। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकली तो इसका चेहरा ब्लैक कलर के हिजाब के हाले में छुपा हुआ था। चेहरा वज़ू के पानी से तर था। मीना के कदम इस मखसूस जगह की जानिब उठे थे, जहाँ पर कुरान पाक पढ़ा था। साथ ही इसके जाए नमाज थी। वो बैठी थी और कुरान पाक को अपने सामने करते इसने सबसे पहले सूरह यासीन निकाली थी। वो कुरान पाक पढ़ती गई और इसके दिल में सुकून उतरता गया कि अपने इर्द गिर्द सब कुछ भूल सा गया था, सब कुछ साकत हो गया था। सिर्फ वो ब्लैक कलर की चादर का सर पर हिजाब किए बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। जब इज़्ज़तों को खो देने का डर हो तो लोग राह रास्त पर आते अपने अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं और अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शुमार हो जाते हैं। बेड पर औंधे मुंह लेटा वो गहरी नींद में था जब इसके कानों में अजीब किस्म की आवाज़ पड़ी थी कि झुंझलाते इसने तकिया उठाते अपने सर के ऊपर रखते इन आवाज़ों को बंद करना चाहा था, लेकिन आवाज़ें थी कि गहरी सी होती जा रही थीं कि बंद आंखों पर ही इसके माथे पर शिकने पड़ी थीं। इसे गहरी आंखों को झटके से खोला तो वो कुछ कच्ची नींद के टूट जाने और कुछ गुस्से की वजह से सुरखंगारा हुई पड़ी थी। ब्लैक स्लीवलेस शर्ट पहने जिससे इसके बाजू की उभरी हुई वेन्स वाज़ेह नज़र आ रही थी। माथे पर स्याह सिल्क के बाल बिखरे। वो गुस्से की ज्यादती की वजह से एक झटके से बेड से उठा था और कदम नीचे की जानिब बढ़ाते इन आवाज़ों की सिमत बढ़ा था। वाओ इनाया दीदा, और तेज़ हाथ से क्लैपिंग करते इसने पुरजोश अंदाज में इनाया को देखते कहा था, जो आज फिर अपने ब्राउन तुर्कजात घोड़े पर बैठी घुड़सवारी कर रही थी। बाल हवा की वजह से लहराते चेहरे पर बिखर रहे थे। मानम ने चहकते हुए चेहरे पर मासूमियत सजाए पुरजोश अंदाज में कहा था। और आसमान जो रफ से ट्राउज़र के साथ ब्लैक शर्ट पहने तनफन करता इन आवाज़ों की सिमत बढ़ा था, लेकिन सामने चलता मंजर देखते इसके कदम थमे थे। गहरी स्याह खून छलकाती आंखों में हैरत उभरी थी। सख्त संजीदा चेहरे पर हैरत सजाए वो आंखों को फैलाए सामने चलते हुए मंजर को देख रहा था, जहाँ इनाया अपने घोड़े के गले में दोनों बाजू डाले इसके ऊपर थोड़ा सा झुकती इसकी रफ्तार तेज कर गई थी। वहीं पर गहरी स्याह आंखें हैरत लिए इसकी जानिब देख रही थी, जो आज पहली बार इस लड़की को घुड़सवारी करते देख रहा था। हाँ हाँ, इनाया दीदा और तेज़। मानम जो इस जैसी चीज़ों से 10 फुट की दूरी पर रहती थी, इनाया को घुड़सवारी करते देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। तालियां मारते वो साथ इसकी हौसला अफजाई भी कर रही थी, जबकि इनाया आंखें बंद किए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपने दोनों हाथ खोल गई थी। हवा की लहरें इसमें से गुजर रही थी, जब अचानक से इसे अपने अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस हुई थी कि ग्रे आंखों को खोलते इसने झटके से मानव के पीछे खड़े गहरी सी आंखों से खुद की जानिब तकते आसमान को पाकर इनाया की धड़कनें भरी थीं। चेहरे की पे सुर्खियां घुली थीं। पलकें झपकते इसने आसमान की जानिब देखा, जबकि आसमान ने अभी भी अपनी नज़रें इस पर से नहीं हटाई थीं। चेहरे पर हैरत सजाए वो अभी भी आंखें फैलाए इसी की जानिब देख रहा था। और फिर एक लम्हे के लिए इनाया का अपने घोड़े से ध्यान भटका था कि घोड़े ने अचानक से अपनी डायरेक्शन बदली थी और इनाया इनबैलेंस हुई थी,
दीदा, इसे गिरते देख मानम एकदम से चिल्लाई थी और आसमान घोड़े की डायरेक्शन ही बदलते देख एक झटके से अपनी जगह से भागा था। अभी इनाया गिरती जब आसमान तीर की तेज़ी से घोड़े की लगामें पकड़ता, इसकी रकाब पर पाँव रखता, झटके से घोड़े पर बैठा था और इनाया को कमर से थाम कर इसे टर्न करते अपने सामने घोड़े पर बिठाया था कि इनाया को समझ ही नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या था। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया उलट होती नजर आई थी, जबकि आसमान दोनों हाथों से लगामे पकड़े घोड़े को आहिस्ता करते अपनी जगह पर रुका था और इनाया को होश सा आया था। अपने पीछे आसमान को बैठे महसूस करते इसको अपना दिल 440 की स्पीड से धड़कता हुआ मालूम हुआ था। चेहरे पर कई रंग बिखरे थे, जबकि आसमान चेहरे पर संजीदगी सजाए घोड़े से नीचे उतरता अपना हाथ जबकि आसमान चेहरे पर संजीदगी सजाए घोड़े से नीचे उतरता अपना हाथ इनाया के सामने बढ़ा गया था और अनाया जो अभी तक इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकली थी, इसके बढ़े हुए हाथ को देखते इसने तेज़ी से पलकें झपकते सुर्ख पड़ते गालों के साथ एक नज़र आसमान की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी छाई हुई थी। इसके चेहरे पर एक निगाह डालते इसने तेज़ी से अपना हाथ इसके हाथ पर रखा था। जब आसमान ने इसे पकड़ते नीचे उतारते इसे अपने पाँव पर खड़ा किया था, इनाया को अपना दिल पसलियाँ तोड़ कर उतरता हुआ मालूम हुआ था। आप ठीक हैं? भारी गंभीरता आवाज़ गूंजी थी। इनाया को अपने चेहरे पर बदलते रंगों को छुपाना मुश्किल लग रहा था। बमुश्किल ही चेहरे पर संजीदगी छाई थी और चेहरे पर संजीदगी सजाई बड़ी मुश्किल से चेहरे पर संजीदगी से सजाई थी और बिना बोले तेज़ी से हाँ में सर हिलाया था। दीदा, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मानम आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए जल्दी से इनकी जाने बढ़ते इनाया के गले लगते बोली थी कि इनाया हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूँ महाजान, इसने हल्की सी इसकी पीठ थपथपाते कहा था, जबकि दूसरी नज़र भी इसने आसमान की जानिब नहीं डाली थी। थैंक यू अर्श लाला, आपने इनाया दीदा को बचा लिया। मानम इसकी जानिब देखते भीगी आवाज़ में बोली थी कि आसमान के सख्त संजीदा चेहरे पर बमुश्किल हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आवाज़ में सख्ती थी, माथे पर बल डाले वो सख्ती से मुखातिब हुआ था कि इनाया जो हर किसी को इसके मुंह पर जवाब दे देती थी, इसे इस शख्स के सामने बोलना मुश्किल लग रहा था। वो लाला, हम यहाँ वैसे ही आए थे, हमें नहीं पता था आप यहाँ हैं, है ना इनाया दीदा? इसने इनाया से किया हुआ वादा निभाते बात टालते आखिर में इनाया से पूछा था, जिस पर इसने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था। और अगर इस वक्त मिन्हा या कोई और इनाया को इस रूप में देख लेता तो ज़रूर गश खा लेता। आसमान ने दोनों को एक नज़र संजीदगी से देखा था। अंदर आए, मैं हादी लाला को कॉल करता हूँ ज़रा, संजीदगी से कहते वो अंदर की जाने बढ़ गया था। पीछे मानम की सांसें इसके नाम पर अटकी थीं और इनाया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी, तो गोया वो इसकी शिकायत लगाने के लिए हादी का नाम पर इन्हें धमकी दे कर गया था। इनाया का दिल किया वो कहका लगा कर हंसे। वह मुश्किल ही खुद को कंट्रोल करते इसने आंखों में खौफ लिए खड़ी मानम का हाथ पकड़ते अंदर की जानिब बढ़ी थी। लाला, आपको भी घुड़सवारी आती है? आपको पता है इनाया दीदा को इतनी अच्छी घुड़सवारी आती है, लेकिन आज पता नहीं वो कैसे गिर गई। इनाया फ्रेश होने फार्म हाउस में ही बने अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मानम पीछे लिविंग रूम में बैठी आसमान के सर पर सवार थी और इसकी बातें थीं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी बहुत। ओपन किचन में खड़े अपने लिए कॉफ़ी बनाते इसकी संजीदा सी आवाज़ गूंजी थी। नींद तो इन्होंने ख़राब कर ही दी थी, इसीलिए अब वो अपने साथ साथ इन दोनों के लिए भी कॉफ़ी बना रहा था। ओह वाह, फिर तो आपकी और इनाया दीदा की एक रेस बनती है घुड़सवारी की, है ना? खुशी से चहकते हुए वो बोली थी कि सीढ़ियों से उतरती इनाया ने इसकी बात सुनते अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू किया था और इसे मसनूई घुरी से नवाजते वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई और मानम के साथ बैठ गई थी, जबकि आसमान के कॉफ़ी बनाते हाथ मानम की बात सुनते एक लम्हे के लिए रुके थे। लेकिन फिर वो सर झटकते कॉफ़ी बनाकर कप ट्रे में रखते इनकी जानिब बढ़ा था और इसे अपनी जानिब बढ़ते देख इनाया जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। आसमान ने आंखों में नासमझी लिए संजीदगी से इसकी जानिब देखा और कॉफ़ी इनके सामने पड़े सेंटर टेबल पर रखते अपना कप उठाए वो इनके सामने पड़े हुए सिंगल सोफे पर जा बैठा था। इसके बैठने के बाद इनाया नर्वस सी होती इसके सामने मानम के साथ जा बैठी थी। दिल इसे अपने सामने बैठे देख तेज़ी से धड़क रहा था। दुपट्टे के हाले में
मौजूद बाल कान के पीछे करती वो और ही अनाया लग रही थी। जब मानम ने अपनी बात वहीं से शुरू की थी, दीदा आपको पता है अर्श लाला को भी घुड़सवारी आती है, तो आप दोनों रेस लगाइए ना प्लीज़। मानम जल्दी से एक्साइटेड होते अब इनाया की जानिब रुख करती बोली थी, नहीं गुड़िया अभी नहीं, अभी हादी लाला आप लोगों को लेने आने वाले होंगे, फिर कभी सही। इनाया कुछ कहती जब आयुष्मान कॉफ़ी का सिप लेते बोला था कि मानम हादी के नाम पर और अपनी बात के रद्द होने पर मुंह बसोर कर रह गई थी और इनाया के करीब होते इसके कान के पास झुकी थी। इनाया दीदा हादी लाला हमें डांटेंगे तो नहीं ना? मासूमियत से इसकी जानिब देखते वो राजदाराना अंदाज में बोली थी, लेकिन आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि जो आयुष्मान के कानों में भी पड़ गई थी। डांटेंगे नहीं गुड़िया, बस 2-3 लगा देंगे कि आप लोगों की जो अकल ठिकाने पर नहीं है वो आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इलेक्शन तक घर से बाहर नहीं निकलना। इन्हें इन्हें यहाँ देखकर वो खुद तपा हुआ था, इसीलिए माथे पर 3-4 बल डाले दांत पीसते सख्ती से बोला था। तो इस बार इनाया ने इसे हल्का सा घूरा था। लाला ने तो सबको घर से निकलने से मना किया था, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नर्म लेकिन संजीदा सी आवाज़ गूंजी थी कि आयुष्मान ने निगाहें उठाए इसकी जानिब देखा था। इनाया जो इसे ही देख रही थी, दोनों की निगाहें एक लम्हे के लिए मिली थी। इनाया की धड़कनें बढ़ी थीं। जल्दी से निगाहें झुकाते इसने अपने तपते गालों को हल्का सा हाथ से छुआ था, जबकि आयुष्मान जो अभी तक इसे ही देख रहा था, मानव की आवाज़ पर निगाहें फेरते इसे देखा था। लाला जब तक हादी लाला नहीं आ जाते तब तक तो आप घुड़सवारी की रेस लगा भी लेंगे प्लीज़ ना, मैंने देखना है कौन ज़्यादा अच्छी करता है, क्योंकि इनाया दीदा तो बहुत अच्छी करती हैं, बाकी आपका नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इनाया दीदा आपसे ज़्यादा अच्छी घुड़सवारी करती हैं। मानम के कहने पर इस बार आयुष्मान ने आईब्रो उठाई इसकी जानिब देखा था। मानम ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थीं। नहीं मुझे नहीं कोई रेस लगवानी, चलो हम खुद चले जाते हैं, लाला पता नहीं कब आते हैं। इनाया जो आयुष्मान को अपने सामने बैठे देख इंतहाई नर्वस सी थी, जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली थी कि इसकी बात सुनते आयुष्मान के माथे पर बेशुमार बलों का इजाफा हुआ था। चेहरे के तसुरात तने थे, आंखों में संजीदगी उभरी थी। बैठ जाएं चुप करके, पहले ही आपके अकेले यहाँ आने पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मज़ीद अपनी फजूल की बातों से मेरे गुस्से को हवा मत दें। हादी लाला को थोड़ा सा काम था, वो आते ही होंगे, वरना मैं खुद छोड़ आऊँगा, लेकिन आप अकेले अब कहीं नहीं जाएंगी। वो पहली बार बराह रास्त इसके सामने खड़ा आंखों में गुस्से की लाली लिए इससे बात कर रहा था कि इनाया अपनी ग्रे आंखों में हैरानगी सजाए इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रही थी, जबकि मानम पहली बार आयुष्मान को इस कदर संजीदा और गुस्से में देखती हैरान हुई थी। इनाया आंखों में हैरानगी लिए इसे देख रही थी, जबकि आयुष्मान आंखों में गुस्से की नमक लिए इसे घूर रहा था। जब इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ था कि इसने नज़रों का जाविया बदला था। पॉकेट से फ़ोन निकालते वो थोड़ा साइड पर होता यस करते कान को लगा गया था, जबकि इनाया अभी तक हैरान खड़ी इसकी पुश्त को देख रही थी। बेबी वापसी का कब तक का प्लान है? आयुष्मान ने मुठ्ठियां भींची थीं, लबों को सख्ती से आपस में पेवस किए वो जल्दी से 2-4 कदम उठता बाहर लॉन की जाने बढ़ा था, जबकि पीछे इनाया को सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो जो इसके करीब ही थोड़ा फासले पर खड़ी थी, आयुष्मान के फ़ोन से उभरती किसी सिनफ़े नाजुक की आवाज़ सुनती इसकी सांसें सीने में अटकी थीं, आंखें बेयकीनी से फैली थीं, दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। आयुष्मान के फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनना इनाया शामिर शाह के लिए अजियतनाक लम्हा था कि इसे अपना दिल बंद होता मालूम हुआ था। बकवास बंद करो ज़ोरीन, ये क्या हरकत, मुँह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। बाहर आते दबे दबे गुस्से से वो मुकाबिल पर चिल्लाया था कि दूसरी जानिब ज़ोरीन का कहकहा बुलंद हुआ था। आयुष्मान ने जबड़े भींचते अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। बेबी बताओ ना कब तक की वापसी है, मैं यहाँ अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। लब दबाए निस्वानी आवाज़ निकालते वो आयुष्मान मेहराब शाह का मीटर शॉर्ट कर गया था कि माथा मसलता इसने खुद पर जब्त किया था। शट अप ज़ोरीन, अगर अब तुमने सीधे तरीके से बात ना की तो वाकई ही तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहना कर मेकअप लगाते पूरे यूनी में ना घुमाया तो कहना। और ये लास्ट वार्निंग थी कि दूसरी जाने बैठा ज़ोरीन आई थिंक बहुत ही लड़की नुमा नाम लग रहा है, ज़ोरैन बोलेंगे अब हम इसे। ज़ोरैन की मुस्कुराहट सिमटी थी, पल में सीधा होकर बैठा था, जानता था कि अगर अब वो बाज ना आया तो आयुष्मान ये सब करने में वक्त भी नहीं लगाएगा। चिल ब्रो, तुम तो सीरियस ही हो जाते हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ कब तक आ रही हो? गला दर्द करते वो खिलखिलाई सी हंसी हंसते हुए बात को घुमाना चाहता था, लेकिन सामने भी आयुष्मान मेहराब शाह था। ध्यान से बेटा, मेरे साथ मजाक किया करो, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपने इन मजाकों की वजह से दुनिया फानी से कूच कर जाओ। अब फजूल के मजाक के लिए फ़ोन ना करना।
अब आ जाऊँगा कुछ दिनों तक। इसे खरी-खरी सुनाते वो खटाक से फ़ोन बंद कर गया था कि ज़ोरैन अपना सा मुँह लेकर रह गया, जबकि आयुष्मान गहरी सांस भरते अभी अंदर की जानिब बढ़ता जब वहाँ मीर हादी की गाड़ी आकर रुकी थी। तुम यहाँ हवेली छुट्टियाँ गुजारने आए हो या फार्म हाउस रहने आए हो? मीर हादी इसके करीब आते आयुष्मान को मसनूई घूरी से नवाजते बोला था कि आयुष्मान बालों पर हाथ फेरता हल्का सा मुस्कुराया था। लाला यार, आप पहले अंदर बैठी इन दोनों से तो निपटें, क्या ज़रूरत है इन्हें हवेली से बाहर निकलने की? इसके साथ ही अंदर की जानिब बढ़ते आयुष्मान मीर हादी की बात टालते इसके कान भरते हुए बोला था कि मीर हादी के कदम रुके थे। नासमझी से आयुष्मान की जानिब देखा था। इनाया के साथ कौन है? महा मैडम और कौन हो सकती हैं? मीर हादी के संजीदा चेहरे पर पहले से ज़्यादा सख्ती दर आई थी। पल में चेहरे के तसुरात बदले थे। मुठियाँ भींचते वो अंदर की जानिब बढ़ा था। ये क्या हरकत है गुड़िया? मैंने मना भी किया था कि लाला मुझे हवेली जाना है। मीर हादी लिविंग रूम में दाखिल होते अभी अपनी बात मुकम्मल करता जब इनाया की संजीदा सी आवाज़ गूंजी थी कि मीर हादी के साथ साथ आयुष्मान शाह ने भी हैरान होते इसे देखा था। गुड़िया, लाला प्लीज़ हवेली चलें। इसे लगा वो अपना ज़ब्त खो देगी। गले में फंसे हुए आंसू अभी आंखों से बह निकलेंगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आयुष्मान के फ़ोन पर इसने किसी लड़की की आवाज़ सुनी है। अपने कानों पर अभी तक इसे वो आवाज़ के साथ साथ जुमला सुनाई दे रहा था। चेहरा जब से सुर्ख पड़ गया था। मीर हादी को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ था। वो जल्दी से इसकी जानिब बढ़ते इसे अपने गले लगा गया था। माहनम खुद हैरानगी से सब देख रही थी और आयुष्मान की गहरी सियाह निगाहें इनाया के चेहरे का ही तवाफ कर रही थी। अचानक से इसकी बदलती टोन, बदलते तासुरात आयुष्मान शाह को हैरानगी में मुब्तला कर गए थे। गुड़िया, सब ठीक है? क्या हुआ? अर्श ने कुछ कहा है या किसी और ने? क्या हुआ है? मीर हादी की फिक्रमंद आवाज़ गूंजी थी। इनाया शामिर शाह को कुछ हुआ था और मीर हादी शामिर शाह की जान पर बनाई थी। जी लाला, सब ठीक है, बस मेरा दिल घबरा रहा है। आप हवेली चले ना प्लीज़। सर उठाए इसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा था। आंखों में हल्के से मोती चमके थे और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मीर हादी ने बेसाख्ता इसका माथा चूमते इसे अपने गले लगाया था। ठीक है गुड़िया, चलते हैं हम, आ जाएं। इनाया को लिए वो वहीं से टर्न हो गया था। 2-4 कदम उठाते वो अपनी जगह पर रुका था। इनाया जो इसके सीने में मुंह छिपाए खुद के अंदर उठते तूफान पर ज़ब्त कर रही थी। मीर हादी के रुकने पर सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। तुम्हें स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा या जिस तरह आई हो इसी तरह अकेले हवेली जाने का इरादा है? वहीं पर जमी माहनम को देखते मीर हादी की सख्त संजीदा आवाज़ गूंजी थी कि माहनम अपनी जगह से उछली थी। जल्दी से बौखलाते वो तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ी थी। जब मीर हादी एक सख्त निगाह इस पर डालता इनाया को अपने हिसार में लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। इसके पीछे ही माहनम भी इनाया इसके पीछे ही माहनम भी थी। इनाया ने सर उठाया था और अपने पीछे खड़े आयुष्मान को एक शिकवा गुना निगाह से देखा था कि आयुष्मान जो इसे ही हैरान नज़रों से देख रहा था। इनाया की ग्रे आंखों में उभरते तासुर को देखते वो अपनी जगह पर साकत रह गया था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने, ब्लैक कलर की ही अजरक को गर्दन के गिर्द डाले, जिसका दायां सिरा बाएं कंधे पर डाला हुआ था। बाएं हाथ में वॉच पहने, हल्के से माथे पर बिखरे हुए बाल लिए, चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए, सुनहरी सुर्खी माइल आंखों पर ग्लासेस लगाए, एक हाथ से अपना ब्लैक बैग पकड़े एयरपोर्ट से बाहर निकला था। और पाकिस्तान की खुली फिजाओं ने इसका इस्तकबाल किया था कि अजमीर शाह ने के संजीदा वजी चेहरे पर हल्की सी सुर्खी उभरी थी। आंखों से चश्मा हटाते इसने इन खुली फिजाओं में सांस भरा था, जहाँ की फिजाओं में इसकी सांसों की खुशबू भी बसी थी कि अजमीर शाह आंखें बंद करता कितने कितने ही लम्हे इन खुली फिजा में सांस इनहेल करने लगा था। अस्सलाम वालेकुम साईं। अपने नज़दीक से उभरती किसी की आवाज़ पर वो चौंका था। आंखें खोलते इसने सामने देखा, जहाँ सामने ही मुलाजिम सर झुकाए हुए खड़ा था। इसने सुबह ही मीर हादी को फ़ोन करके अपने आने का पता दिया था और किसी को भी घर में बताने से मना किया था, जिस पर मीर हादी इसकी बात मानता अपने ड्राइवर के साथ कुछ गार्ड्स को इसे लेने के लिए एयरपोर्ट भेज चुका था और अब वो इसके सामने सर झुकाए खड़े थे कि अजमीर शाह गहरी सांस भर कर रह गया था। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? इसे अपना बैग पकड़ाते वो इसके साथ गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए बोला था कि ड्राइवर के साथ गार्ड्स भी इसके लबो लहजे पर हैरान हुए थे। जी साईं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका सफ़र कैसा रहा? इसका ब्रीफकेस रखता वो अजमीर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला था, जिसे अजमीर ने रोकते अपने लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला था। सफ़र बिल्कुल ठीक रहा अंकल, और मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ या कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि आप मेरे लिए खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलें। भारी सहर अंगेज़ आवाज़ उभरी थी कि वहाँ खड़े सब गार्ड्स हैरान साकित रह गए थे। अजमीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठ गया था।
जब ड्राइवर भी हड़बड़ाते हुए जल्दी से ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ता गाड़ी में बैठा था और इसे हवेली के रास्ते डाला था। पीछे बैठे अजमेर शाह ने आंखें बंद की थीं। आंखों में मुकाबिल का अक्स लहराया था कि दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। इन 2 सालों में एक भी ऐसा लम्हा नहीं था कि वो इसके जहन से निकली हो, और इसकी यादें ही अजमेर शाह के लिए सज़ा थीं। ऐसी सज़ा जिसे वो चाहने के बावजूद भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाता था। दूर जा बैठे मगर दिल से मिटा न सके। हमने चाहा भी तो यादें भुला न सके। गाड़ी के रुकने पर अजमेर शाह अपनी सोचों से बाहर निकला था। सर उठाए सामने देखा तो पूरी हवेली अब उताब के साथ चमक रही थी। बेसाख्ता नजरें दूसरी मंजिल पर मौजूद मुकाबिल के रूम की जानिब उठी थीं, जहाँ पर बालकनी का दरवाज़ा बंद था। अजमेर शाह का दिल थमा था, चेहरे पर अजियत से भरपूर तासुर उभरा था। गहरी सांस भरते इसने अपनी जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपना कदम बाहर रखा था कि कोई खुशबू थी जो इसके नथनों से टकराई थी। अजमेर शाह ने झटके से सर उठाकर इधर उधर देखा था, और फिर जो मंजर इसकी निगाहों के सामने उभरा था कि अजमेर शाह वहीं खड़े साकत हुआ, सांस सीने में अटका। सामने ही वो लॉन में मौजूद झूले पर आंखें बंद किए सर झूले की पुष्ट से टिकाए आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। अजमेर शाह को लगा वो वहीं गिर जाएगा। सब कुछ एक लम्हे के लिए साकित हुआ था। बेख्तियार इसके कदम लड़खड़ाए कि इसकी पुश्त गाड़ी से जा लगी। निगाहें इसके नर्म मुलायम खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी, वही मासूमियत, वही नाज की। अजमेर शाह बिना पलक झपकाए सांस रोके इसे देख रहा था, और फिर हवा का झोंका उभरा। इसका दुपट्टा सर से फिसलता कंधों पर गिरा। खुले बाल हवा से झूलते चेहरे पर हाथ ठहरे। अजमेर शाह जो मबहूत होकर इसे देख रहा था, निगाहों में हया उभरी। दिल तेजी से धड़का, सब कुछ जामिद हुआ। वो फौरन से अपनी निगाहें झुका गया। दिल की धड़कनें कानों में गूंजती हुई मालूम हुई। चेहरा सुर्ख पड़ा, और कोई इस वक्त अजमेर शाह को देख लेता तो अपनी आंखों पर यकीन न कर पाता। इसकी निगाहों का ही असर था कि झूले पर बैठे मुकाबिल ने अपनी सुरमई आंखों को आहिस्ता से खोला, और निगाहें सीधा अपने से कुछ दूरी पर गाड़ी के साथ पुश्त लगाए खड़े शख्स पर उठी। और मिन्हा को लगा इस खुली हवा में इसकी सांसें तंग हो गई हों। आंखें बेयकीनी से फैली, चेहरे का रंग बदला। वो इसे देख रही थी। पूरे 2 साल बाद सांसें तेज होने लगीं, चेहरा जर्द पड़ने लगा, आंखों में खौफ उभरा। वो एक झटके से झूले से उठी। जब अजमेर शाह ने चेहरे पर हाथ फेरते अपने दिल के हाथों मजबूर होकर एक दफ़ा फिर से इसे देखना चाहा, लेकिन मंजर अब बदल गया था। दोनों की निगाहें चार हुईं, और अजमेर शाह की पूरी दुनिया रुक गई। सब कुछ जामिद हुआ, मंजर ठहर गया, दिल में तकलीफ उभरी। सुरमई आंखों में बेयकीनी थी, खौफ था, अजियत थी। दूसरी जानिब सुनहरी आंखों में तकलीफ थी। मिन्हा ने लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया और अपने कदम पीछे हटाने चाहे, लेकिन जैसे वो ज़मीन पर जम से गए थे। आंख से एक आंसू निकला जो गाल पर बह गया। वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से भागी थी। दुपट्टा कंधों से फिसलता वहीं आधा झूले और आधा ज़मीन पर गिर गया था। वो इससे भाग रही थी, एक दफ़ा फिर से वो इससे भाग रही थी, और अजमेर शाह पत्थर का मुजस्मा बना इसे सिर्फ देख रहा था। दिल में तकलीफ उभरी थी जो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। चमकती सुनहरी आंखों में नमी सी झिलमिलाई थी, जैसे इसने गहरी नम सांस भरे अंदर खींचा था और कदम इस झूले की जानिब बढ़ाए थे जहाँ इसका सफ़ेद दुपट्टा पड़ा था। अजमेर शाह झुका दुपट्टे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मजबूत सख्त हाथ में इसे वाज़ेह लर्जिश महसूस हुई। दुपट्टा उठाया, इसे फोल्ड करते वो अपनी कमीज़ की पॉकेट में डाल गया था, और चेहरे पर हाथ फेरते गहरी सांस भरते कदम अंदर की जानिब बढ़ाया था। लेकिन अब कदम मन भारी हो गए थे। नज़र को चैन, जिगर को भी कुछ करार मिले। मुझे भी आरज़ू रहती है कोई यार मिले, वो खुश मिजाज मिले, आज मुद्दतों के बाद मिले, मगर फसुर्दा मिले हो के शर्मसार मिले। मेरी तबाही ज़रूर थी उनकी नज़रों में, इसी तमन्ना से वो मुझको बार बार मिले। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में भारी सहर अंगेज़ आवाज़ उभरी थी कि वहाँ मौजूद सब ने सर उठा कर आने वाली हस्ती को देखा था, और अपने सामने खड़े शख्स को देखते इनकी आंखें बेयकीनी से फैली थीं। अरूश, जो कुछ देर पहले ही काम से फ्री होकर घर आई थी, अब लाउंज में बैठी थी। आवाज़ पर सर उठाए देखा तो अजमेर शाह को देखते इसकी चीख निकली थी, जबकि बाकी सब बेयकीनी से इसे देख रहे थे। लाला,
अपनी गोद में रखा हुआ कुशन परे फेंकती। एक झटके से अपनी जगह से खड़े होते वो इसकी जानिब बढ़ी थी और भागते हुए अजमेर शाह के गले लगी थी। अजमेर शाह के गुलाबी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। लाला की जान, सर पर हाथ रखते, बालों पर लब रखे, जबकि धनक की निगाहें अभी भी बेयकीनी से फैली हुई थी। इसके यहाँ आने से ज़्यादा शौक इसके हुलिये की वजह से था। वो जो हमेशा पैंट शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट पहने, गर्दन की बाईं जानिब और हाथ पर टैटू बनाए, बड़े हुए बालों के साथ गले में एक चेन डाले घूमता था, आज वही शख्स ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने, कंधों पर अजरक फैलाए, छोटे बालों के साथ बिना किसी टैटू के इनके सामने डिसेंट खड़ा इन सब को हैरानगी में मुब्तला कर गया था। अरीश शाह बगैर पलक झपकाए अपने बेटे को देख रहा था। अजमेर फरियाल के लब हड़बड़ाए बड़बड़ाए। अजमेर शाह आगे बढ़ा और इन्हें अपनी बाईं बाजू के हिसार में ले गया। फरियाल की आंखों में खुशी के आंसू उभरे। ऊपर ऊपर होते अजमेर का माथा चूमा। अजमेर मेरा बेटा, कैसी हैं आप मॉम? वहीं गंभीरता से पूर्ण आवाज़ उभरी थी। उनामी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। लेकिन अगर कोई इसकी निगाहें पढ़ लेता तो ज़रूर इस पर तरस खाता। आगे बढ़ा और बेयकीन खड़े दादी से मिला, जो 2 साल बाद अपने पोते को देख रहे थे, वो भी इस हुलिये में जिसकी इन्होंने हमेशा तमन्ना की थी। जीते रहो मेरे बच्चे। अजमेर शाह मुस्कुराया और बेयकीन खड़े अपने बाप के सामने आया और फिर देखते ही देखते वो आगे बढ़ा और अरीश शाह के गिर्द हिसार बना गया। अरीश शाह सीना फ़ख्र से चौड़ा हुआ। इसका बेटा इसके सामने खड़ा इससे मिल रहा था। कैसे हैं आप डैड? सब कुछ बदल गया था इसका अंदाज, लबो लहजा, लेकिन नहीं बदला था तो वो था मॉम और डैड लव्स, जिस पर हमेशा अरीश शाह की ख्वाहिश थी कि वो इसे बाबा कहकर पुकारे। लेकिन आज भी वो इनके सामने खड़ा इन्हें डैड बुला रहा था। सबके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बारी बारी वो सबसे मिला। जब लाउंज में मीर आदि के साथ साथ इनाया और मानम आई और इनके पीछे ही अरशमान भी लाउंज में दाखिल हुआ और अजमेर को देखते मीर हादी के अलावा एक लम्हे के लिए वो सब भी चौंके। मीर हादी के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। अजमेर शाह ने इसकी जानिब देखा और निगाहें चुराता आगे बढ़ता इससे बगलगीर हुआ। कैसे हो अजमेर शाह? सफ़र कैसा रहा? मीर हादी की आंखें इसके वधी संजीदा चेहरे का तवाफ करती बोली थी, मैं बिल्कुल ठीक और सफ़र भी ठीक था। आप कैसे हैं लाला? अजमेर शाह ने निगाहें चुराते इसकी निगाहों से बचते हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला था कि मीर हादी भी मुस्कुराते हुए सर को खम दे गया था। जब अजमेर शाह इनाया और मानव के सर पर बड़ा भाई होने के नाते हाथ रखता अरशमान से मिला था कि अरशमान ने मजबूती से इसके गिर्द हिसार बांधा। सबसे मिलने के बाद इसकी नज़रों ने किसी को तलाश करना चाहा था, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी कि अजमेर की नज़रें मायूसी से वापस पलटी थी। मीर हादी जो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ गया था, नज़रें अजमेर शाह के ऊपर ही जमी थी। सफ़र से आए तो अभी रूम में जाकर रेस्ट करो, फिर शाम के खाने पर मुलाकात होती है। बाद में मेरे रूम में आना, मुझे कुछ काम भी है तुमसे। मीर हादी की बारी संजीदा आवाज़ उभरी थी और अजमेर शाह को बहुत कुछ बावर करवा गई थी कि एक लम्हे के लिए अजमेर के चेहरे पर साया सा लहराया था। वहीं पर शामिर शाह ने आईब्रो उचकाए अपने बेटे की जानिब देखा था, जिसने इन्हें रिलैक्स होने का इशारा किया था, जबकि अजमेर बिना मीर हादी को देखे हाँ में सर हिलाता जल्दी से वहाँ से उठा था और सीढ़ियाँ चढ़ते अपने रूम की जानिब बढ़ा था। इनाया अपने रूम में दाखिल होते रूम का दरवाज़ा बंद कर गई थी और तेज़ी से ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ते इसने आते ड्रेसिंग के सामने पड़ी सब चीज़ों को हाथ मार कर नीचे गिराया था। खामोश फिजा में छन्नाके की आवाज़ उभरी थी, मान, यू आर ओनली माइन, अंडरस्टैंड, यू आर ओनली माइन। मैं सबको जान से मार दूंगी अगर कोई आपके करीब भी आई तो। कौन थी वो लड़की जिसने आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे अपनी जान नहीं प्यारी हो? वॉज हु वॉज दैट गर्ल? एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर कहती वो परफ्यूम की बोतल को भी नीचे फेंकती इसे चकनाचूर कर गई थी। कमरे में अचानक से तेज़ खुशबू फैली थी, जबकि इनाया की आंखों में शरारे फूट रहे थे। दिल इस लड़की के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था। ग्रे आंखों में गुस्से से लाल डोरे बन गए थे, सफ़ेद रंगत पर सुर्खियाँ घुली थी। मान, अगर आपने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकूंगी, लेकिन खुद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप सिर्फ मेरे मान हैं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप मुझसे छोटे हैं, मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन मान, मैं इस दिल का क्या करती जो आपको देखकर धड़कना शुरू हो गया। प्लीज़ मान,
अरशमान, मुझे मेरी इस गलती की कोई ऐसी सज़ा ना दीजिएगा कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। वो वहीं पर नीचे बैठती चली गई थी। आँख से आंसू निकलते गालों पर बहे थे। आज इसे खौफ महसूस हुआ था, अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने का खौफ, मोहब्बत में एकतरफ़ा होने का खौफ कि इनाया हमेशा की आंखों में आंसू उभरे थे जो कभी रोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो होठों पर हाथ रखे बेआवाज़ रो दी थी। खौफ से दिल का कोना फड़फड़ा रहा था। या अल्लाह प्लीज़, मैंने इसे बचपन से आपसे मांगा है, आप इसे मेरे हिस्से में ही दीजिएगा। मैं इन्हें किसी और के होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं, वो सिर्फ़ मेरे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनाया शामिर शाह के। मैं अपनी चीज़ किसी को नहीं दे सकती और वो तो फिर मेरा इश्क है। मैं कैसे इन्हें किसी और को दे सकती हूँ? छोड़ूंगी नहीं मैं इस लड़की को। इनाया शामिर शाह के इश्क पर नज़र रखी है इसने। अपनी आँखों से निकलते आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ करते वो वापस से अपनी टोन में आई थी। आंखों में खून उभरा था जो हर चीज़ को भस्म कर देने की ताकत रखता हो। खाने की टेबल पर मिन्हा, इनाया और आसमान के अलावा तकरीबन सभी मौजूद थे। अजमेर शाह सर झुकाए प्लेट में चम्मच चला रहा था जब अरूज की आवाज़ उभरी थी, मामा, मिन्हा और इनाया किधर हैं? अजमेर शाह का चम्मच चलाता हाथ रुका था, दिल तेज़ी से धड़का था। मिन्हा, बेटा को तो बुखार है, वो अपने रूम में है, अभी दवाई वगैरह देकर आई हूँ। और इनाया कह रही है इसे भूख नहीं है। जवाब महरोश की जानिब से आया था और अजमेर के गले में कुछ फंसा था। दिल हर चीज़ से आरी हुआ था। डाइनिंग रूम में घुटन सी मालूम हुई थी। हाथ की मुट्ठी को जब से बंद करते इसने जब्त किया था। मेरा हो गया, मैं नमाज़ पढ़कर आता हूँ। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया था कि खाना खाते सब लोगों को धचका सा लगा था। अजमेर शाह और नमाज, सबके चेहरों पर खुशगवार हैरत उभरी थी। जबकि खाना खाते मीर हादी ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। शामिर ने भी गहरी नज़रों से अजमेर की जानिब देखते मीर हादी को देखा। ठीक है, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे रूम में आना। नैपकिन से हाथ साफ करता मीर हादी संजीदगी से बोला था। अजमेर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई और हाँ में सर हिलाता लंबे लंबे डग भरता बाकी सबको हैरान छोड़ता वहाँ से निकलता चला गया। सुनसान सड़क पर तेज़ी से बाइक दौड़ रही थी। वही ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहने, सर पर हेलमेट चढ़ाए, हाथों में ग्लव्स पहने, वो ब्लैक रंग की ही हैवी बाइक पर बैठी इन सुनसान सड़क पर बाइक को दौड़ा रही थी जब अचानक से इसके साथ ही एक और बाइक आई के इसने गर्दन मोड़ते अपने अपने दाएं जानिब देखा जहां वो जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहने बाइक पर बैठा इसे ही देख रहा था कि इन हेलमेट के अंदर मौजूद इन आंखों में हैरत उभरी थी। आपने मुझे पहचाना? आसमान थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला था कि दूसरी जानिब मुकाबिल ने अपनी नीली आंखों को छोटा किए इसे देखा था और अपनी बाइक को ब्रेक लगाते रास्ते में रोका था। जब आसमान भी अपनी बाइक को ब्रेक लगाता इसके साथ ही रुक गया। अब मंजर कुछ यूँ था कि वो दोनों अपनी अपनी बाइक को बीच सड़क पर एक साथ रोके इन पर बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही है ना जिसने मुझे इस दिन बचाया था? आसमान की फिर से आवाज़ गूंजी थी। इसने आईब्रो उठाए इसकी जानिब देखा और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे। आसमान की गहरी सी आंखें इसके हेलमेट में छुपे चेहरे पर ही जमी थीं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? दोबारा से किसी को दावत देनी है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए? बारीक लेकिन सख्त संजीदा आवाज़ उभरी थी। आसमान एक लम्हे के लिए साकत हुआ था। आंखों की पुतलियां सिकुड़ी थीं, दिल की धड़कन मामूल से हटी थी। तो गोया आपने पहचान लिया है मुझे। इसकी आवाज़ में मुस्कुराहट थी। गुलाबी लब दांतों तले दबाए इसने इसके ना नज़र आने वाले चेहरे को देखते हुए कहा था, जब आप मुझे मेरा चेहरा देखे बिना पहचान सकते हैं तो मैंने तो फिर भी आपको इस दिन देखा था। लेकिन खैर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी रात गए? आसमान ने महसूस किया इसकी आवाज़ में कुछ उदासी थी लेकिन ये रोब दबदबा आसमान का दिल धड़काने का काम कर रहा था। इसकी बात पर वो सर झुकाए हल्का सा मुस्कुराया था। ये तो ठीक कहा आपने। आपने तो मुझे देखा था। और यही बात अगर मैं पूछूं कि आप एक लड़की होकर इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं तो? इसने आंखें सुकेरे आसमान की जानिब देखा जबकि आसमान की गहरी से आंखों में संजीदगी सी दर आई थी। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अपनी मदद आप कर सकती हूँ, इसने इस तरह से कहा था कि आसमान दिल खोल कर हंसा था। और आपको लगता है मैं अपनी मदद आप नहीं कर सकता? लब दबाए वो मुस्कुराहट जब्त करते बोला था कि इसने कंधे उचकाए। इस दिन के वाक़े के बाद तो मुझे यही लगता है। आसमान को अपना कहकहा रोकना मुश्किल लगा था। निचले लब का कोना दांतों तले दबाए वो संजीदगी से इसे देख रहा था। और ये अंदाज़ा आपका गलत साबित हो सकता है मैडम। मेरी काबिलियत पर आप
शक नहीं करें, सैयद अरशमान मेहराब शाह हूँ मैं। अरशमान ने इस अंदाज में कहा था कि दूसरी जानिब मुकाबिल की धड़कनें बढ़ी थीं। चेहरे पर हल्की सी सुर्खी घुली थी। नीली आंखों को झपकते इसने मुकाबिल की जानिब देखा था, जबकि वो इससे बेखबर गहरी सी आंखों में अजीब सी चमक लिए इसे देख रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। और रही बात दूसरी तो आपको वाकई इस तरह इस टाइम हवेली से नहीं निकलना चाहिए था। वो संजीदगी से गहरी बात बोल गया था जिसे वो समझ नहीं पाई थी। यही नसीहत मैं आपको करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अचानक से अंदाज बदला था। वो कहती एक झटके से अपनी बाइक को स्टार्ट करती आगे बढ़ गई थी कि कितने ही लम्हे वो इसकी नसीहत के बारे में सोचता रहा था। आपको इस तरह इस टाइम हवेली से नहीं निकलना चाहिए। और जब इसे इस की नसीहत समझ आई, आसमान का कहकहा सुनसान सड़क पर गूंजा था। और फिर थोड़ी ही देर बाद इसकी बाइक किसी सड़क पर रवां दवा थी जहाँ से वो गई थी। अस्सलाम वालेकुम लाला। दरवाज़ा खटखटाए वो इसके रूम में दाखिल हुआ था। अमीर हादी जो सोफ़े पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, अजमेर शाह को रूम में आते देख वो सलाम का जवाब देता, लैपटॉप बंद करता, साइड पर रख गया था। वालेकुम अस्सलाम, आओ अजमेर शाह बैठो। अजमेर शाह गहरी सांस भरते दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त किए गर्दन झुकाए नज़रें अपने पैरों पर जमाए मीर हादी के साथ जा बैठा था। मीर हादी कितनी ही देर गहरी नज़रों के साथ इसके झुके सर को देखता रहा था। अजमेर शाह ने एक बार भी निगाहें उठाए इसकी जानिब नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था अमीर हादी के यहाँ बुलाने की वजह और अजमेर शाह के सामने बात कर सक मीर शाह के यहाँ बुलाने की वजह और अजमेर शाह के सामने बात कर सके। 2 साल में इतना बदल गए हो कि सबको एक लम्हे के लिए तुमने हैरान कर दिया है, हल्के पुल्के से अंदाज में बोला था। अजमेर शाह ने अब भी सिर उठाकर नहीं देखा था, जिस पर मीर हादी ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। 2 साल पहले तुमने जाने से पहले मुझसे कहा था कि लाला, मुझे रोकिएगा मत और ना ही मुझसे कुछ पूछिएगा। अभी मुझे यहाँ से जाना है, इन फिजाओं में मेरा दम घुट रहा है। मीर हादी की संजीदा आवाज़ उभरी थी। अजमेर शाह ने आंखें बंद कर ली थीं। मूंछों तले उनाबी लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त कर लिया था। चेहरे पर सुर्खियां उभर गई थीं, आंखों की लाल डोरे बन गए थे। और मैंने भी अजमेर शाह इस दिन तुमसे कुछ नहीं पूछा था और तुम्हें वक्त दिया था, 2 साल का वक्त। और 2 साल का वक्त कोई छोटा अरसा नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था कि 2 साल बाद तुम वापस आओगे और मुझे यहाँ से जाने की वजह बताओगे, और तुमने कहा था लाला मैं बताऊँगा, अभी यहाँ से जाने दें। 2 साल पहले का एक एक लफ्ज़ इसे दोबारा से याद करवा रहा था और अजमेर शाह की आंखों के सामने 2 साल पहले का वो वाक़या घूमने लगा था। दिमाग की नसें फटने लगी थीं। हाथों को आपस में इस कदर सख्ती से पेवस्त किया था कि नीली रगें उभर कर वाज़ेह होने लगी थीं। साकत वजूद के साथ सर झुकाए वो खुद पर ज़ब्त किए बैठा था। तुम्हारे और मिना के दरमियान ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा? मीर हादी ने गोया इसके सर पर कमरे की छत गिराई थी कि अजमेर शाह ने झटके से सर उठा कर खून छलकाती सुर्ख निगाहों से मीर हादी की जानिब देखा। चेहरे पर हैरत उभरी थी। क्या क्या हुआ? क्या वो जानता था? क्या इसे पता था सब कुछ? ओह! वो कैसे भूल गया वो मीर हादी था जो अपने से जुड़े हर रिश्ते के बारे में ख़बर रखता था। तो वो कैसे अजमेर शाह से गाफ़िल रह सकता था? लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मीर हादी इस वाक़े के बारे में कितना जानता है, और अगर तो वो सब कुछ जान चुका है, तो अजमेर शाह में हिम्मत नहीं थी कि वो मीर हादी की आँखों में दोबारा देख पाता। अजमेर शाह, मैंने कुछ पूछा है, मिना के साथ ऐसा क्या किया है तुमने जिसकी वजह से तुम्हें अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा? मीर हादी की करख्तज़दा सर्द आवाज़ गूंजी थी कि इसे चुप साधे देख आंखों में गुस्से की रमक उभरी थी। लाला, खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते इसने बोलने की कोशिश की थी। आंखों में तकलीफ़ उभरी थी, दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। लाला, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं इसकी नज़रों से गिर गया हूँ। इसकी नज़रों से ही क्या, मैं अजमेर शाह खुद अपनी नज़रों से गिर गया हूँ। लाला, मैंने इसके मासूम दिल को बुरी तरह ज़ख्मी किया है और मुझे ये पछतावा जीने नहीं दे रहा लाला। मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। इसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी नफ़रत देखी नहीं जाती लाला। मैं क्या करूँ? आप बताएं, मैं क्या करूं? गले में आंसुओं का गोला फंसा था। चेहरा तकलीफ कर्ब से सुर्ख पड़ा था। आंखों में अजियत ही अजियत थी। बोलते बोलते हिजियानी अंदाज में चीखते वो अपने दोनों हाथों से बालों को मुट्ठियों में भर गया था। आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी और मीर हादी इसकी हालत देख तड़प उठा था। जल्दी से इसके करीब होते इसे अपने गले से लगाया था और मीर हादी का कंधा मिलते अजमेर शाह की हिम्मत जवाब दे गई थी। आंख से आंसू निकला था। वो रो दिया था। वो 6 फुट का मजबूत मर्द भाई का कंधा मिलते रो दिया था।
मीर हादी को अपनी शर्ट भीगती महसूस हुई थी। दिल कट कर रह गया था। अजमेर शाह खुद पर जब्त करते इसने अजमेर की पीठ थपथपाई। आंखों में सुर्खी उभर गई थी। लाला, अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको मुझसे नफरत होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी इज़्ज़त उछले, इसलिए प्लीज़ मुझसे कुछ ऐसा मत पूछिएगा कि मैं जवाब ना दे पाऊँ। बस आप इतना जान लें कि अजमेर शाह ने दिल को अपने है इसके मासूम दिल को अपने बहके जज्बात में पाँव तले रोन दिया था कि अब अजमेर शाह चाहने के बावजूद इसके सामने सर नहीं उठा सकता। अपनी बात से वो मीर हादी को बहुत कुछ समझा गया था कि एक लम्हे के लिए मीर हादी अपनी जगह पर जामिद व साकित रह गया था। चेहरे पर हैरत उभरी थी और फिर हैरत ज़दा चेहरे पर गज़ब गज़ब की सुर्खी दर आई थी। आंखों में शरारे फूटे। एक झटके से खुद से अलग करते इसने अजमेर शाह के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था कि पूरे कमरे में एक लम्हे के लिए सकूत छा गया था। थप्पड़ की आवाज़ दीवारों से टकराती कानों में गूंज गई। हर जानिब मौत सा सन्नाटा छा गया। अजमेर शाह ने लब भींचे सर झुका। आंखों में दर्द उभरा। ऐसे 1000 थप्पड़ खाने के लिए वो तैयार था, लेकिन इसके बदले बस वो शख्स इसे माफ़ कर दें। अजमेर शाह, तुमने अपने घर की इज्जत के साथ खेला। इसे इसे पाँव तले। लाला, लबों को सख्ती से दबाए, आंखों में खतरनाक हद तक सुर्खी लिए वो अभी अपनी बात मुकम्मल करता जब अजमेर शाह चीखा था। चेहरे पर सुर्खियां उभरी थी। आंखों में तकलीफ़ की रमक वाज़ेह थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया लाला, मेरा यकीन करें। हाँ, मैं मानता हूँ इस वक्त नशे में बहक गया था, लेकिन मैंने इतना भयानक गुनाह नहीं किया जिसका आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं। आंखों में तकलीफ़ थी, चेहरे पर सुर्खी थी, अल्फाज बेयकीनी से निकल रहे थे। मीर हादी जो खूनख्वार नज़रों से तने तासुरात के साथ इसकी जानिब देख रहा था, अजमेर की बात पर बेसाख्ता गहरी सांस भरते थके अंदाज के साथ सोफ़े की पुश से टेक लगाते आंखें बंद कीं। लबों से बेसाख्ता सरगोशी नुमा आवाज़ में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। माथे पर आए पसीने पर जैसे ठंडी हवा लगी थी। कितने ही लम्हे आंखें बंद किए वो अजमेर शाह के अल्फाज से ख़ुद को यकीन दिलाता रहा कि जो उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं था। मैं इस बारे में कोई बात नहीं पूछूंगा, लेकिन मैंने एक फ़ैसला लिया है और तुम्हें वो फ़ैसला हर हाल में मानना होगा। सर्द व सपाट आवाज़ गूंजी थी। आंखें खोलते वो चेहरे पर रज़ली तासुरात सजाए संजीदगी से बोला कि अजमेर शाह ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। तुम निकाह करोगे इससे अजमेर शाह? तुम मिन्हा से निकाह करोगे? सख्त संजीदा आवाज़ उभरी थी और अजमेर शाह के चेहरे पर हैरत उभरी। आंखें बेयकीनी से फैली। लेकिन लाला, मैं इससे कैसे निकाह कर सकता हूँ? वो मुझसे नफ़रत करती है। वो कभी नहीं मानेगी, और मैं खुद इसके सामने सर नहीं उठा सकता। नहीं लाला, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। अजमेर शाह की संजीदा आवाज़ उभरी थी। धड़कते दिल को सुलाने की कोशिश करते इसने इनकार किया था। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मिन्हा से निकाह करोगे, या दूसरा ऑप्शन है मिन्हा का निकाह एक ही हफ्ते के अंदर अंदर किसी और के साथ होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो वो ख़ुद को कमरे तक बंद रखेगी और मैं अब ऐसा नहीं होने दूँगा। इसलिए 2 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, या खुद निकाह करो या किसी और के साथ निकाह पढ़वाओ। अजमेर शाह का सांस सीने में अटका था। दिल की धड़कनें सख्त हुई थीं। चेहरे का रंग फ़ख्र से उड़ा था। इसका किसी और के साथ तस्वुर ही अजमेर शाह की सांसें तंग कर गया था और मीर हादी गहरी मगर सर्द निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था। 3 दिनों का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो क्या करना है। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, और हो सके तो 2 दिनों तक मुझे अपनी ये शक्ल नहीं दिखाना, वरना अपना सारा गुस्सा मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ते हुए निकालूंगा। मीर हादी की बात पर इसने शर्म से सर झुकाया था और इसे आज पता चला था कि अल्लाह से माफ़ी मांगने से ज़्यादा मुश्किल काम लोगों से माफ़ी मांगना होती है, क्योंकि अल्लाह तो अपने बंदे को खुद के सामने झुकते देख कर ही माफ़ कर देता है। लेकिन ये इंसान इतनी जल्दी माफ़ क्यों नहीं करते? अजमेर शाह वहाँ से उठा था और बिना कुछ बोले इसके रूम से बाहर निकल गया। पीछे मीर हादी ने सर दोबारा सोफ़े की पुश्त से लगा लिया था। ये करना ज़रूरी था अजमेर शाह, बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें और मिन्हा को अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकता। माथे को हाथ की उंगलियों से दबाते वो गहरी सोच में पड़ा था और फ़ोन निकालते किसी को मैसेज करते वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वो मुश्किल ही बेड से उठी थी। चेहरे का रंग जर्द था। आँखें ऐसी हो रही थीं जैसे कितने दिनों की बीमार हो। बालों को रफ से अंदाज में फोल्ड किए वो बेड से उतरती बालकनी की जानिब बढ़ी थी। बालकनी का दरवाज़ा खोला तो हर जानिब अंधेरा हो गया था। चाँद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मिन्हा की नज़रें इस पर जम गई थीं, जबकि जहन
दोपहर में आए इस शख्स की जानें बुझ कर रह गया था, इसने अपनी आंखों के सामने जिसे इसने अपनी आंखों के सामने देखा था। सर बुरी तरह से चकरा रहा था, बदन कँपकपा रहा था। जब से इसने अजमेर शाह को अपनी आंखों के सामने देखा था, तब से वो बुखार में तप रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही धनक इसे खाना खिलाने के बाद मेडिसिन दे कर गई थी, और अब वो बालकनी के सामने खड़ी इस चाँद को देख रही थी। आंखें हमेशा की तरह खाली वीरान थीं, दिल की धड़कन सुस्त थी। अभी वो अंधेरे में डूबे अपने आप को कहती कहीं तलाश कर ही रही थी, जब अचानक से इसकी निगाह नीचे की जानिब उठी थी। मिन्हा मेहराब शाह का दिल धड़का था, चेहरे पर एक दफ़ा फिर से खौफ उभरा था। नीचे ही वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने लंबे लंबे डग पर था, लॉन से होते हुए पोर्च में आया था और तेज़ी से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते वो अभी इसमें बैठता, जब अचानक से इसकी निगाह ऊपर बालकनी में खड़ी मिन्हा पर उठी थी। और मिन्हा जो खौफ से आंखें फैलाए से रात के अंधेरे में इस वक्त कहीं जाते हुए देख रही थी। इसकी नज़रें खुद पर महसूस करते वो झटके से बालकनी से पीछे हट गई थी। दिल धक धक करता तेज़ी से दौड़ा था, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। अजमेर शाह ने एक झलक इसकी देखी थी, और एक झलक देखते ही वो यकीन से कह सकता था कि इसकी आंखें उदास थीं, रात के अंधेरे की तरह गहरी उदास आंखें। एक नज़र बालकनी की जानिब देखता वो झटके से गाड़ी में बैठा था। गार्ड ने देखते जल्दी से गेट खोला था। जब अजमेर शाह की गाड़ी हवेली से बाहर निकली थी, मिन्हा गाड़ी की आवाज़ सुनती हल्का सा सर निकाल कर देखा तो अजमेर शाह की गाड़ी गेट से बाहर निकल गई थी। मिन्हा ने माथे पर आया पसीना साफ किया, दिल पर हाथ रखते इसे नॉर्मल करने की कोशिश की। चेहरे पर हाथ फेरते इसने अपनी खौफ बौखलाहट पर काबू पाया, और पट से बालकनी का दरवाज़ा बंद करती वो वापस से कमरे में आई थी। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। इसने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। याद आने पर वो फ़ौरन से वॉशरूम की जाने बढ़ी थी। कुछ ही देर बाद वो ब्लैक चादर के हिजाब में जायनमाज़ पर बैठी सजदा रेज़ हो रही थी। हाथ में केमिस्ट्री की किताब पकड़े वो हवेली की बैक साइड पर बने स्विमिंग पूल की जानिब आई थी। ब्राउन निगाहें किताब पर मरकूज़ थीं, चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत थी। डार्क ब्लू कलर की कैप्री के साथ घुटनों तक आती शर्ट पहने, दुपट्टे को पीछे से गर्दन के गिर्द डाले, जिसके दूसरे सिरे आगे शर्ट के साथ झूल रहे थे। कंधे से नीचे तक आते ब्राउन बालों को खुला छोड़े वो ज़ोर शोर के साथ पढ़ती आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी। ब्राउन आंखों पर घनी मुड़ी हुई पलकें किताब पर मरकूज़ थीं। फूले फूले सुर्ख गुलाबी गाल, छोटी सी नाक, वो देखने में इंतहाई प्यारी थी कि कोई भी इसे देखकर एक लम्हे के लिए इसके परी होने का ही गुमान कर सकता था। ऊपर से चेहरे पर छाई वो मासूमियत के कोई भी पिघल सकता था। छोटे छोटे कदम उठाती वो हवेली की बैक साइड पर ही टहल रही थी। सामने ही इसके स्विमिंग पूल था। नज़रें सीधी किताब पर ही जमी हुई थीं, जब अचानक से वो चलती चलती स्विमिंग पूल के किनारे पर आई थी और एक कदम और बढ़ाया था, जब अचानक से पाँव फिसला के किताब हाथ से फिसल कर स्विमिंग पूल में जा गिरी थी। मानव के लबों से चीख निकली, आंखें जोर से बंद की थीं। अभी वो सीधा स्विमिंग पूल में गिरती, जब अचानक से इसका हाथ किसी ने अपने मजबूत फौलादी हाथ में पकड़ा था। मानव को झटका लगा था। बाल लहरा कर इसके साथ झूल रहे थे। मीर हादी, जो अजमेर शाह के बाद शामिर शाह के रूम में आया था, और अभी वो वापस अपने रूम की जाने जाता, जब इसे ये छटांग भर की लड़की इस साइड जाती नजर आई थी कि मीर हादी के माथे पर बल नमूदार हुए थे। लबों को भींचते वो इसके पीछे ही स्विमिंग पूल की जानिब आया था, और अब इसे गिरते वो झटके से इसकी जानिब बढ़ता इसका हाथ पकड़ चुका था कि इसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ निकलती कुछ टूटी थीं, जो मीर हादी के हाथ में लगी थीं। मानव, जो गिरने के डर से अपनी आंखें जोर से बंद कर गई थी, खुद के हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस करते इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थीं और गर्दन घुमा कर सामने देखा था, जहां वो आंखों में गुस्से की रमक लिए बिगड़े तेवरों के साथ इसे गुस्से से घूर रहा था कि मानव, जो गिरने के डर से पहले ही सांसें बंद कर गई थी, अब अपने सामने खड़े मीर हादी को देखते ही इसकी सांसें वैसे ही सूख गई थीं। चेहरे का रंग फक से उठा था। कपकपाते लबों के साथ वो डरी सहमी इसे देख रही थी। जब मीर हादी ने इसे अपनी जानिब खींचा था, माहनम लहरा कर इसके करीब हुई। दोनों हाथ इसके सीने पर आ ठहरे। माहनम के चेहरे का रंग ऐसे हुआ जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। आंखों में बौखलाहट, डर लिए वो हिरनी के मानन सहमी नज़रों से मीर हादी को देख रही थी। मीर हादी, जो आंखों में खूनख्वार तासुरात लिए वो सख्त नज़रों से घूर रहा था। इसके करीब होने पर वो एक लम्हे के लिए साकत हुआ था। दिल धड़का था, आंखों में कोई तासुर उभरा, और फिर अगले ही लम्हे वो इसका हाथ छोड़ते 2 कदम पीछे हटता
इसे सर्द निगाहों के साथ देखने लगा था। यहाँ पर क्या कर रही थी तुम? और नज़र नहीं आता तुम्हें? अगर अभी गिर जाती तो? आवाज़ में सख्ती थी जो इस लड़की को देखते वो खुद ब खुद अपने अंदाज में लेकर आता था। आंखों में गुस्से की रमक थी। मानम सफ़ेद पड़ते आंखों में डर लिए सांस रोके इसे देख रही थी। लाला मैं तो पढ़ रही थी। लबों को मरोड़ा, चेहरे पर रुआँसे तासुरात उभरे। आंखों में खौफ लिए वो अपने सामने खड़े इस अकड़ू खड़ूस शख्स से मुखातिब हुई थी जो पता नहीं कहाँ से बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाता था और इसकी सांसें सुखा देता था। पूरी हवेली में तुम्हें यहाँ पढ़ने के अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी और कितनी बार कहा है आधी रात को मुझे तुम इस तरह हवेली में घूमती नज़र ना आओ। मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? दबे दबे लहजे में वो इसे देखते सख्ती से बोला था। दिमाग की नसें उभरी हुई थी। माथे पर बेशुमार बल नमूदार थे जबकि मानम ने खुश्क पड़ते लबों को तर करते अपने कपकपाते वजूद को काबू किया था। आई एम सॉरी लाला, मैं चलती हूँ, वो जल्दी से कहती। अभी वहाँ से भागती जब मीर हादी की करख्ज़दा आवाज़ गूंजी थी। मानम मरने के दर पर हुई थी। तुम्हारा कल पेपर है? टर्न होते वो इसकी जानिब देखते संजीदगी से बोला। मानम ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया। तो अब पढ़ना कहाँ से है? आईब्रो उचकाते वो संजीदगी से बोला। मानम ने नासमझी से बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों को मज़ीद बड़ा किए इसकी जानिब देखा। जी, मुझे लगता है बुक तुम्हारी स्विमिंग पूल में गिरी है और बुक के अलावा तो तुम पढ़ नहीं सकती और पढ़ोगी नहीं तो यकीनन फ़ेल हो जाओगी नहीं? अंदाज़ में वाज़ेह तंज़ था कि मानम इसकी बात सुनते रोने के दर पर हो गई थी। निचला होंठ बाहर निकाले आँखों में मोटे-मोटे आँसू लिए वो मीर हादी को देखने लगी थी। मैं अब कहाँ से पढ़ूँगी? आँखों में मोटे-मोटे आँसू लिए वो रुआँसे होते हुए बोली थी कि मीर हादी एक लम्हे के लिए बिना पलक झपकाए इसे देखने लगा था। रूम में जाओ, आधे घंटे तक किताब मिल जाएगी और अब मुझे इस तरह से फिरती हुई नज़र ना आना, समझी? अब जाओ यहाँ से। इसे देखते वो संजीदगी से बोला था कि मानम इसकी बात सुनते फ़ौरन से ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाती। वहाँ से 9-2-11 हुई थी कि मीर हादी कितनी ही देर तक इस रास्ते को देखता रहा था और फिर सर झटकते इसने अपने हाथ को आंखों के सामने किया था जहाँ इसकी कांच की चूड़ी हथेली में लगी इसे ज़ख्मी कर गई थी कि इसके गिर्द खून निकलता उंगली तक आ गया था। मीर हादी ने दूसरे हाथ से वो चूड़ी खींच कर निकाली थी तो खून की लकीर थी जो इसके हाथ से निकली थी जबकि मीर हादी बिना किसी बात की परवाह किए पॉकेट से फ़ोन निकालता अपने ख़ास मुलाजिम को करता मानव की किताब मंगवा रहा था। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आई नो मैं 1 आवर के पार्ट दे रही हूँ। आप लोगों को शायद फ़ील हो रहा हो कि शॉर्ट हैं, बट मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगी थोड़े और लॉन्ग पार्ट देने का। बट प्लीज़ अभी के लिए आप लोग इसी पे गुजारा करें, ठीक है? तो अगर मैं शॉर्ट भी पार्ट करूँगी, मतलब 1 आवर का शॉर्ट वैसे नहीं होता, बट शॉर्ट भी अगर 1 आवर का भी करूँगी तो हो सकता है आगे जाके मैं 2-2 पार्ट पर डे अपलोड कर दूँ। बट मैं अभी सिर्फ कह रही हूँ कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है ये चीज़। तो खैर, नावल तो बहुत अच्छा है। रूह अज़ीज़ जितना अच्छा था उतना ही अभी तक अज़ीज़ मन भी अच्छा चल रहा है। होप सो आगे की भी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो। अभी तो बहुत पड़ा ये नावल। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।